जो योग है वो आपको देखने को मिलेंगे। तीन कौन कौन से योग हैं? सबसे पहले देखिए, पंचम भाव का स्वामी कहाँ है और नवम भाव का स्वामी कहाँ है। पंचम भाव का स्वामी कौन है? शनि है। कहाँ जाकर बैठा है? नौवें भाव में बैठा है। एक धन योग नोट कर लीजिए। दूसरा देखेंगे, दूसरा जो है वो 11th हाउस का लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस में है। 11वें भाव का स्वामी कौन है? सूर्य है। बैठा कहाँ है? दूसरे भाव में बैठा है। दो धन योग मिल गए। तीसरा देखिए, 11th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड दोनों कहाँ बैठे हैं? 11वें भाव का लॉर्ड जो है वो सूर्य और 9वें भाव का लॉर्ड जो है वो बुध। दोनों कहाँ बैठे हैं? दोनों दूसरे भाव में बैठे हैं। तीन धन योग। चौथा देखिए, ढूंढिए चौथा कहीं मिले आपको। तो ये तीन धन योग जो हैं इस कुंडली में है। अब ये तीन धन योग तो हैं, लेकिन क्या इस जातिका को, एक स्त्री की कुंडली है, नाम अनुपमा है, इस जातिका को क्या ये तीनों धन योग फलीभूत होंगे या फिर तीनों के धन योग के रिजल्ट इन्हें देखने को मिलेंगे? कब मिलेगा रिजल्ट इन्हें देखने को? पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में है। पंचम भाव का स्वामी कौन है? शनि है, तो शनि बना रहा है एक शनि। दूसरा कौन है बना रहा है? 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में गया, सूर्य। और तीसरा कौन है? बुध है। तो शनि, सूर्य और बुध, इन तीन ग्रहों की दशा में इन्हें धन के योग मिले हैं, अर्थात धन की प्राप्ति इन्हें कब होगी? शनि, सूर्य और बुध की दशा में। चलिए एक दो कुंडली पे हम बात करते हैं। एक कुंडली आप लोगों को दिख रही है? एक कुंडली आप लोगों को दिख रही है? इसमें धन योग ढूंढिए, धन योग कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं। बताइए। सबसे पहले इसमें देखिए, 2, 5, 9 और 11, ये चार भाव को पकड़िए। ये चार भाव के जो स्वामी हैं वो क्या इन चारों भाव के अंतर्गत गए हैं? दूसरे का स्वामी कहाँ है? आठवें में है, नहीं। पांचवें का स्वामी कहाँ है? आठवें में है, नहीं। नौवें का स्वामी कहाँ है? वो 11वें में है। तो एक धन योग मिला, कौन मिला? जो नौवें का स्वामी 11वें में गया है। 11वें का स्वामी कहाँ है? वो लग्न में गया है। तो यह एक धन योग नहीं है। तो कितने धन योग मिले हैं हमें? एक मिला। फिर दूसरा जो है उसे अप्लाई करते हैं। दूसरा क्या है वो देखिए। दूसरे भाव का स्वामी पांचवें है या नहीं है, नौ में है या नहीं है, एकादश में है या नहीं है, या प्रथम में है या नहीं है। तो दूसरा भाव का लॉर्ड कौन है? शुक्र है। वो कहाँ गया है? इन सब स्थानों पे तो नहीं है। पुनः एक और जो रूल हम लोगों का है उसे हम लेकर चलते हैं। दूसरे भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी और प्रथम भाव का स्वामी, क्या ये कहीं एक जगह आपको दिख रहे हैं? दूसरे भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी आपको कहीं दिख रहा है? दूसरे भाव का स्वामी शुक्र, पंचम भाव का स्वामी सूर्य, आठवें भाव में है बैठा हुआ। और कोई धन योग इस कुंडली में आपको दिख रहा है? तो कितने ग्रह इस कुंडली में धन योग बना रहे हैं? तीन। सूर्य, शुक्र, सूर्य बना रहे हैं, शुक्र बना रहे हैं और गुरु बना रहे हैं। तो इन तीनों की दशा जब इस जातक के कुंडली में आएगी, शुक्र की, सूर्य की दशा जब इस जातक के कुंडली में आएगी और गुरु की दशा, तो इसे धन योग मिलेंगे या धन के जो योग हैं अर्थात धन लाभ इसे उस वक्त होगा। तो क्या आजीवन इसे धन नहीं मिलेगा? मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। परंतु
ये जो योग है, उस योग में इसे, इस जातक को विशेष धन की प्राप्ति होगी, इसलिए ऐसा है। दूसरी कुंडली, इस कुंडली को देखिए। अब इस कुंडली में आप लोग बताइएगा, हैंड राइज कीजिएगा, उन्हें हम अनम्यूट करेंगे, वही बताएंगे कि क्या इसमें धन योग है, बताइए। प्रवीण लता जी। जी बताइए प्रवीण लता जी। सर दूसरे और पांचवें का स्वामी दशम में बैठे हैं। ठीक है, एक दूसरा बुध बताइए, और एक योग शुक्र, मिला। बुध और शुक्र, ठीक है, और बढ़िए। बुध और गुरु, बुध और गुरु। ठीक है। और आगे और बढ़िए और बोलिए। हाँ जी, एक मिनट देख रही हूँ सर। प्रथम का स्वामी सूरज, सूरज फर्स्ट का हो गया, और फर्स्ट फिफ्थ का हो गया। सूरज और गुरु, गुरु हम्म। ये भी 10th में है इकट्ठे। ठीक है। और मंगल अकेले ही हैं। यही बन रहे हैं सर मेरे हिसाब से तो। सूरज, गुरु और बुध, इन तीन की दिशा में इसको धन लाभ होगा। ठीक है सर। जी। सूर्य बुध और बुध लग्न के स्वामी और नवम के स्वामी एक साथ बैठे हैं, दूसरे के स्वामी और नवम के दूसरे के स्वामी और पंचम के स्वामी एक साथ बैठे हैं, बिल्कुल सर। जिससे यह एक धनयोग का निर्माण हो रहा है। अब इस हो परस्पर जाएगा। दृष्टि संबंध देखिए। क्या किसी ग्रह की परस्पर दृष्टि, आमने सामने जो सातवीं दृष्टि जो हम लेते हैं परस्पर दृष्टि, क्या कहीं किसी ग्रह के ऊपर है? देखिए। सर शनि की नहीं। नहीं, उसे एक दृष्टि नहीं लेंगे, दोनों की परस्पर दृष्टि संबंध होने चाहिए, उसे हम लेके चलेंगे। वो तो कोई भी नहीं है। ठीक है। ये दो योग इनके कुंडली में हमें मिल रहे हैं, सूर्य, गुरु और बुध। बिल्कुल। इनकी जब दशा चलेगी, अर्थात जब दशा सूर्य की, बुध की और गुरु की आएगी, तो इस जातक को विशेष धन की प्राप्ति होगी। ठीक है। सर अंतरदशा में भी लाभ होगा और ये महादशा में भी। प्रत्यंतर में भी होगा, सूक्ष्म में भी होगा, प्राण में भी होगा, ठीक है, ठीक है सर। सभी में लाभ होगा। ओके तो सर, ओके। शब्द को पूरा कर लें। जैसे, क्या इन्हें धन लाभ होगा? तो उसके लिए दो चीजें, जब भी हम योग पे बात कर रहे हो, योग अर्थात दो ग्रहों का योग, किसी भी हम्म। योग पे हम जब बात कर रहे हो, तो उसमें सबसे मोस्टली इम्पोर्टेंट जो होता है वो ये होता है चंद्र कुंडली और नववांश कुंडली। जब आप किसी भी ठीक। योग को देख रहे हैं, तो दो चीजें अनिवार्य हैं, एक चंद्र कुंडली और नववांश कुंडली। क्या उस चंद्र कुंडली में भी योग बन रहा है? क्या उस चंद्र कुंडली में भी वही योग बन रहा है? जैसे पराशर होरा शास्त्र को या बृहद पराशर को, लघु पराशरी को, इनको लोगों की नजरों में कहा जाता है कि ये बहुत हार्ड है, ये जल्दी समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी कैसे है? जैसे केपी में या भृगु नंदी नाड़ी में हम सिर्फ चार्ट को देख के प्रेडिक्शन करते हैं, और केपी में हम क्या करते हैं कि नक्षत्रों तक पहुंचते हैं अच्छी से प्रेडिक्शन करने के लिए, अच्छे से देखने के लिए। वैसे ही पराशर में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को अच्छे से समझने के लिए उस चंद्र कुंडली और नववांश कुंडली को भी उतना ही ये करते हैं जितना हम जन्म कुंडली को लेते हैं। तो अब ये जो विपिन जी की कुंडली है जिसपे हम बात कर रहे हैं, इसमें लिख लीजिएगा, इस कुंडली में सूर्य, बुध और गुरु धन योग बना रहे हैं। ठीक है, कैसे बना रहे हैं ये भी लिख लीजिएगा। लग्न का स्वामी और पंचम का स्वामी एक साथ बैठा है,
और दूसरे का स्वामी और पंचम का स्वामी एक साथ बैठा है, तो एक दो धनयोग का निर्माण कर रहा है यह कुंडली। अब ठीक इसे हम चंद्र कुंडली बनाते हैं। आप लोगों को पता है चंद्र कुंडली कैसे बनती है? 4 लगन में कर देना है हमने। चार चार राशि लगनों में लगन नहीं में। करना है, नहीं, जहां चंद्रमा बैठा होता है वही उसी उसी उसको को लगन में लग्न करना बना है। लेना है। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अब इनकी चंद्रमा इनका कुंडली, यहीं बैठा है। अब इनकी कुंडली तो हमें घुमाने की आवश्यकता है नहीं, चंद्रमा वहीं स्वयं बिल्कुल। बैठा है। बिल्कुल तो सर, इस बिल्कुल। स्थिति में इनको जो धन योग मिले हैं वो संपूर्णता है। सूर्य और बुध बिल्कुल। और गुरु की जब भी दशा इनके जीवन में आएगी तो निश्चित ही इन्हें धन की प्राप्ति होगी। होगी। विपिन जी, आप क्लास में हैं अवेलेबल? विपिन जी, आप क्लास में अवेलेबल हैं? जी सर। जी। जब आपका जन्म हुआ तो जन्म के ठीक बाद 5/1/1990 से 5/9/1 5/1/1996 तक 6 साल की जो दशा चली वो सूर्य की चली। सूर्य जो है आपके क्या है, धन देने वाले हैं, धन को देने वाले हैं। तो उस वक्त तो भाई आपको ये धन क्या होता है, धन का यूज क्या होता है, इसकी तो कोई महत्ता ही नहीं थी आपके पास। परंतु ठीक सूर्य बना रहा है, तो सूर्य बना रहा है, सूर्य कहाँ है, लग्न का स्वामी बैठा कहाँ है, दसम भाव में बैठा है। क्या आपके पिता या आपके परिवार जनों को धन की प्राप्ति हुई या नहीं? उस वक्त आपके घर की स्थिति कैसी थी, परिवार जनों की खासकर? और एक बात और है, आपकी कुंडली में लग्न, अच्छा आप अनम्यूट हो गए हैं, म्यूट हो गए हैं, आपको म्यूट कर रहा हूँ। एक बात और है, लग्न बना रहा है, लग्न अर्थात व्यक्ति स्वयं होता है, तो स्वयं की तो भाई उस वक्त कुछ ये है नहीं। एक मिनट में आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी बताइए, हाँ जी सर। क्या उस वक्त आपके पिता को धन का लाभ हुआ या फिर उस वक्त कैसी स्थिति थी? अच्छी थी ठीक थी। क्योंकि फादर की गवर्नमेंट जॉब थी, तो उस टाइम अच्छा था सारा। ठीक। उसके बाद फिर आपका जो है वो महादशा तो अभी नहीं आया है, महादशा फिर आने वाला है आपका 2031 से गुरु का। जब हाँ जी। 2031 से गुरु का दशा आएगा तो यह भी आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, खासकर धन को लेकर, धन को लेकर बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी। और यह जो धन की प्राप्ति होगी वह आपके कर्म से होगी, आपके कर्म स्थान से, जहाँ जो आप कर्म, आपका जो प्रोफेशन है उससे ही धन की प्राप्ति होगी। जी सर। परिवार संबंधित भी कुछ धन आपको मिलने की संभावनाएं व्यक्त हैं उस वक्त 2031 के। 2031 से 2047 तक आपको धन की, अर्थात माँ लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी, धन बरसते रहेगा। अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देंगे और परिवारजनों से संबंध बेहतर बनाए रखेंगे। और किनकी कुंडली आज हम लेने वाले थे, एक मिनट, एक मिनट थोड़ा, धन्यवाद विपिन जी।
राहुल जी, आपकी यही कुंडली है? जब विवाह का टॉपिक आएगा विक्रम जी, तो उस वक्त आपकी कुंडली लेंगे। जी। राहुल जी, आपकी कुंडली यही हैंड राइज कीजिए आप। नहीं सर। नहीं है? कैसे? नहीं नहीं, इसमें जोड़ा गया है ये। नहीं नहीं, आ गया। क्वेश्चन ये क्वेश्चन। ये रही आपकी कुंडली। हाँ ये रहा। बिल्कुल वो बिल्कुल यही है सर। जी, वो बिल्कुल। कृपया अब इस कुंडली के अंतर्गत देखिए, धनयोग को ढूंढिए, कितने धनयोग इसमें मिल रहे हैं आप लोगों को। देखिए, 2, 5, 9 और 11। दूसरे का स्वामी कहाँ है? लग्न में है। पांचवे का स्वामी कहाँ है? 10 में है। 11वें का स्वामी, 9वें का स्वामी कहाँ है? लग्न में है। 11वें का स्वामी कहाँ है? लग्न में है। तो ये तो नहीं मिला, अब दूसरा हम ढूंढते हैं। दूसरे का स्वामी का संबंध 5, 9, 11 से है। दूसरे का स्वामी मंगल, दूसरे का स्वामी सूर्य, 11वें का स्वामी शुक्र, दोनों साथ में बैठे हैं। 9वें का स्वामी भी है, वो भी साथ में बैठे हैं। तो इसे लिखते जाइएगा, कितने योग बने। राहुल जी के कुंडली के अंतर्गत कितने योग बने? एक योग दूसरे का स्वामी, सेकंड लॉर्ड एंड नाइन्थ लॉर्ड। दूसरा क्या है? सेकंड लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड। और देखिए, पंचम भाव के स्वामी का संबंध किसी भी प्रकार नहीं दिख रहा है हमें। पंचम भाव भी अकेले बैठे हैं, वो उनका संबंध इन चार घरों से है नहीं। नवम भाव का स्वामी का संबंध एकादश के साथ है। नवम का स्वामी कौन है? गुरु है, लग्न में बैठा है। एकादश का स्वामी शुक्र है, वो भी लग्न में बैठा है। तो नाइन्थ लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड। और कोई योग आप लोगों को दिख रहा है? लग्नेश और 5th लॉर्ड की युति। चार। फर्स्ट लॉर्ड, अब बिल गेट्स की कुंडली में 5 धन योग हैं, ठीक है। और राहुल जी के कुंडली में ही हमें कितने धन योग मिल गए? राहुल जी की कुंडली में ही हमें कितने धन योग मिल गए हैं? 4 धन योग मिल गए इन्हीं कुंडली में। तो बिल गेट्स तो है नहीं। अब चंद्र, अब जो है वो हम चंद्र कुंडली को देखते हैं कि क्या चंद्र कुंडली में भी धन योग बन रहा है। क्या चंद्र कुंडली में भी धन योग बन रहा है? तो इनके चंद्र कुंडली को लगाते हैं। ये इनकी चंद्र कुंडली तैयार हो गई। चंद्र कुंडली वो होता है जहां चंद्रमा बैठा है, उसे लग्न बनाइए। अब इस चंद्र कुंडली में
आप लोग देख कर बताइए, क्या इसमें भी उतने योग बन रहे हैं, चार के चार वही योग बन रहे हैं? देख कर बताइए। आप लोग के पास समय है 2 मिनट का। जी, तो आपने देखा कितने धन योग बन रहे हैं इस कुंडली में? जी, सभी की युति 4th हाउस में है, बन रही है, और योग। ठीक है, अब राहुल जी से पूछते हैं कि क्या आपको उस वक्त धन की प्राप्ति हुई या नहीं। जी, आपका जब जन्म हुआ उसी वक्त आपको शुक्र की दशा लगी, जो 22/5/1985 से 22/5/2005 तक। इसके बीच में क्या आपको धन धन की प्राप्ति हुई आपके घर वाले को? जी सर। जी, उसके बाद फिर शुक्र के बाद आपका, सर आपके पास से बैकग्राउंड से बहुत आवाजें आ रही हैं। 1 मिनट सर, 1 मिनट। 22/5/2021 से जो है इनकी कुंडली में मंगल की दशा चली। मंगल की दशा चलने के कारण थोड़ी धन संबंधित थोड़ा जो इनका जो ये होगा, एक ग्रोथ चल रहा होगा, वो बीच में थोड़ा रुक गया होगा अभी। यह जो है वो पुनः प्रारंभ हो जाएगा। जी, जी बिल्कुल सही सर। इसके बाद फिर सूर्य की दशा चली, जो सूर्य भी हैं तो आपके योग के धन देने वाले भी हैं। सूर्य के बाद चंद्रमा है, चंद्रमा भी हैं। चंद्रमा के बाद मंगल अभी चल रहे हैं, तो मंगल का जो दशा है वो आपके लिए धन योग को नहीं दर्शा रहा है, परंतु वो चंद्रमा के साथ है, तो धन संबंधित समस्या तो वो नहीं देगा, लेकिन एक ग्रोथ को वो रोक देगा। ठीक है, और समस्या तो नहीं दे रहा है, हाँ, लेकिन दिक्कतें थोड़ा। ग्रोथ ग्रोथ को रोक देगा ये। वो अंतर्दशा में जो है वो मेकअप होते रहेगा, जैसे 2-4 साल आगे पीछे चलते रहेगा, लेकिन पूर्णतः फिर जो है वो आपको दशा मिलेगी। अ, राहु की दशा जो है वो 2028 से आएगी, उसके बाद गुरु की दशा 2046 से आएगी। आपको धन की कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि मंगल चल रहे हैं। मंगल के साथ कौन बैठा है? चंद्रमा बैठा है, जो एक धन योग बना रहा है। तो चंद्रमा पीछे से तो बैलेंस कर रहा है मंगल को, तो इस स्थिति में भी समस्या नहीं आएगी। उसके बाद राहु आ जाएंगे, राहु की दशा चलेगी, तो राहु को
शुक्र, गुरु, सूर्य, ये तीन तीन जो योग कारक अर्थात धन देने वाले ग्रह हैं वो राहु को देख रहे हैं। राहु के अपनी 7वीं दृष्टि देख रहे हैं, तो उस वक्त भी आपको धन की समस्या नहीं होगी। फिर गुरु का जब योग आएगा तो गुरु तो स्वयं धन को देने वाले हैं। ठीक है, तो आपके लिए जी ये सर। उचित है। जी। तो इससे यह जानकारी हमें मिलती है, जो योग लग्न कुंडली से बन रहा हो वही यदि चंद्र कुंडली में भी बन रहा हो तो उस योग की क्या होती है, इंसिटी बढ़ जाती है, उसकी जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। एक कुंडली बनाइए धनु लग्न की, धनु लग्न की एक कुंडली बनाइए। धनु लग्न की कुंडली में शनि और मंगल को 12th हाउस में लिखिए। शनि और मंगल धनु लग्न की कुंडली में 12वें भाव में विराजमान है। सॉरी, धन्यवाद बताने के लिए। तो धनु लग्न की कुंडली बनाएंगे। धनु लग्न में शनि और मंगल 12वें भाव में विराजमान है। 12वें भाव में विराजमान होने से मंगल कहाँ के लॉर्ड हैं, 5वें भाव के लॉर्ड हैं, और शनि कहाँ के लॉर्ड हैं, दूसरे भाव के लॉर्ड हैं। तो दूसरा और पांचवा का एक संबंध स्थापित हुआ। कहाँ स्थापित हुआ, 12वें भाव में स्थापित हुआ, जो एक धनयोग का निर्माण कर रहा है। लग्न कुंडली तो बता दिया हमें धनयोग का निर्माण कर रहा है। अब एक चंद्र कुंडली, चंद्रमा को आप लिख दीजिए चौथे भाव में। चौथे भाव में चंद्रमा है, तो अब देखिए कि क्या यह बन रहा है। तो चौथे भाव में चंद्रमा को लिखने का तात्पर्य क्या है कि अब मीन लग्न की कुंडली बना लीजिए, क्योंकि जहां चंद्रमा होता है वह चंद्र कुंडली होती है, जहां सूर्य बैठा होता है वहां से सूर्य कुंडली होती है। तो जहां चंद्रमा बैठा है उससे मीन लग्न की कुंडली बनाइए, लग्न में चंद्रमा को लिखिए और 8वीं राशि में शनि और मंगल को लिखिए। 8वीं राशि कहाँ जाएगी, 9वें भाव में जाएगी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमने क्या देखा, शनि और मंगल कहाँ गए, 9वें भाव में गए, बन रहा है। तो दोनों के अंतर्गत तो शनि और मंगल की जब भी दशा इस जातक के कुंडली में आएगी तो इस जातक को धन की प्राप्ति होगी। और बेहतर अर्थात और बेहतर, अभी हम चंद्र कुंडली पे चल रहे हैं, चंद्र कुंडली पर नववांश जाएंगे और नववांश से भी हम समझेंगे कि क्या यह उचित योग बन रहा है, यह जो योग है वो और शक्तिशाली है या नहीं। तब पता चलेगा कि विपिन जी के पास और राहुल जी के पास कितने पैसे हैं। ठीक है, तो एक गोल्डन बर्ड लिख लीजिए। कुंडली में कोई भी धन योग या राजयोग यदि हम देख रहे हैं और वह योग लग्न कुंडली में बन रहा है और वही योग यदि चंद्र कुंडली में भी बन रहा है
तो यह उस योग को शक्ति प्रदान करती है, उस योग को शक्ति प्रदान करती है। यदि चंद्र कुंडली में भी है और लग्न कुंडली में भी है तो उस योग को क्या दे रहा है, यह शक्ति प्रदान कर रही है, शक्ति उसकी बढ़ जाती है। और वो जितना देने वाला, जैसे जब ग्रह की बात करते हैं, जब ग्रह के अंशों की बात करते हैं तो 0 से 1, 0 से 2 ऐसे ही चलता है। 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। तो जिस योग को मान लीजिए कोई ग्रह आपकी कुंडली में एक अच्छा सा सुयोग बना रहा है, बहुत बेहतर योग बना रहा है, परंतु उस ग्रह की डिग्री जो है वो 0.0 है, तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं दे सकता है। जहां वो ग्रह देने वाला है 10 करोड़ रुपए, वहां वो देकर जाएगा 5 रुपए, क्योंकि वो ग्रह कमजोर है वहां। वैसे ही यदि आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में योग बन रहे हैं और वही योग आपके चंद्र कुंडली में भी बन रहा है, तो वो एक बेहतर योग है, वो आपको फलीभूत अवश्य, अपना जो फल है वो अवश्य आपको देगा। इसलिए पराशर जी ने जितनी चीजें लिखी हैं, जितनी भी उनकी पुस्तकें हैं, उसके अंतर्गत उन्होंने ज्यादातर बात किया है तो नवांश कुंडली, चंद्र कुंडली और जितनी जो 16 स्वर कुंडलियां हैं उन पे ही उन्होंने ज्यादा बात किया है कि भाई मैत्री से जो उनकी बात हुई वो इन सब चीजों पे ही हुई है। एक दो कुंडली और हम लेंगे जो इससे और हम क्लियर हो जाएं कि क्या यह सच में फलीभूत हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक मेष लग्न की कुंडली बनाइए। एक मेष लग्न की कुंडली बनाइए। और पिछली कक्षा में आप लोगों को याद हो, हमने एक होमवर्क दिया था आप लोगों को अमिताभ बच्चन जी की कुंडली पे धन योग निकालने के लिए, लेकिन अफसोस इन्हीं ने उस पर काम नहीं किया, कोई उस पर काम नहीं किया, क्योंकि किसी का कोई मैसेज हम तक नहीं पहुंचा है कि क्या उन्होंने धन योग पे काम किया या नहीं किया। कुंडली बन गई आप लोगों की? क्या आप लोगों ने काम किया था अमिताभ बच्चन की कुंडली पे? मेष लग्न की कुंडली, उसमें फर्स्ट हाउस में केतु को लिखिए, केतु फर्स्ट हाउस में है। सूर्य, मंगल, सूर्य, बुध और राहु 7वें भाव में, सूर्य, बुध और राहु 7th हाउस में, गुरु, मंगल और शुक्र 8वें भाव में, गुरु, मंगल और शुक्र 8वें भाव में, शनि और चंद्रमा, शनि और चंद्रमा 11th हाउस में। कुंडली बन गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस कुंडली में अब एक बार इसकी जो है वो हम चंद्र कुंडली भी बना लेंगे। पहले इसमें देख लेते हैं क्या इसमें योग है या नहीं है। देखिए, ढूंढिए कितने योग मिल रहे हैं आप लोगों को इस जन्म कुंडली के अंतर्गत।
दूसरे भाव का स्वामी, पांचवें भाव का, नौवें भाव का, 11वें भाव का, ये जो चार भाव हैं, ये जो चार भाव है, इसमें कोई ग्रह दूसरे का स्वामी कहाँ गया है? ना पांच में है, ना दो नौ में है, ना 11 में है। पांचवें का स्वामी कहाँ गया है? इन तीन में नहीं है। नौवे का स्वामी नहीं है। 11वें का स्वामी 11 में है, तो इसे हम नहीं लेंगे, इसे हम नहीं लेंगे, क्योंकि 11वें का स्वामी यदि 11 में बैठा है तो उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। तीन योग, अब उन तीनों योग को चंद्र कुंडली बनाइए और फिर उसमें देखिए क्या इसमें भी ये तीन योग मिल रहे हैं। चंद्र कुंडली बनाइए और चंद्र कुंडली में भी देखिए क्या इसमें भी ये तीन योग मिल रहे हैं। इस जातक की जो दशा चल रही है वो गुरु की चल रही है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। इस जातक की जो दशा है वो गुरु की चल रही है। चंद्र कुंडली में ये तीनों ग्रह जो हैं वो बना रहे हैं। चंद्र कुंडली में भी तीन योग बन रहे हैं, या देखिए चंद्र कुंडली जो बनी किस लग्न की बनी? कुंभ लग्न की। अब कुंभ लग्न में शनि और चंद्रमा लग्न में ही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सूर्य, बुध और राहु। 9th हाउस में चले गए। केतु जो है वो थर्ड में चले गए। बचे गुरु, मंगल और शुक्र। वो कहाँ आ गए? दसम भाव में आ गए। कुंडली तैयार हो गई। अब इसमें देखिए कहाँ कहाँ है। दूसरे का स्वामी कौन है? गुरु है। नौवे का स्वामी कौन है? शुक्र है। गुरु और शुक्र बना रहे हैं योग। चंद्र कुंडली में भी योग बन रहा है और लग्न कुंडली में भी योग बन रहा है, और गुरु की दशा इस जातक के कुंडली में चल रही है। तो इस जातक के पास धन की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि चंद्र कुंडली भी हाँ वो बता रहा है कि हाँ ठीक है चलो, और लग्न कुंडली बता रहा है कि हाँ योग जो है वो बन रहे हैं। एक कुंडली है उसे ले लेते हैं। जिनकी कुंडलियां बच गई हैं उसे कुछ हम कल ले लेंगे, ठीक है। इस कुंडली को देखिए, आप इसमें बताइए क्या धन योग है? दूसरे का स्वामी कहाँ है? नौवे में एक गुरु। पांचवे का स्वामी कहाँ है? नौवे में दो धन योग गुरु के अंतर्गत। उसके बाद नौवे का स्वामी कहाँ है? चंद्रमा, उसका कोई संपर्क नहीं है। और 11वें का स्वामी कौन है? उसका भी कोई संपर्क नहीं है। अब दूसरे का स्वामी जो है वो क्या पांचवे के स्वामी के साथ, नौवे के स्वामी के साथ, 11वें के स्वामी के साथ या लग्न के स्वामी के साथ कहीं बैठा है? दूसरे का स्वामी कौन? गुरु। वो सिंगल अकेले बैठे हैं। गुरु की दृष्टि भी कहीं नहीं जा रही है। चंद्रमा भी अकेले चले गए हैं। एक योग और बन रहा है, क्या? लग्नेश का और नवम भाव का।
लग्नेश का और नवम भाव का एक योग निर्माण हो रहा है। 3 योग बन गए। हाँ, 3 योग बन गए। और देखिए और कोई योग आपको आप लोगों को दिख रहा है? और कोई योग इस कुंडली के अंतर्गत नहीं है। 3 योग। अब ये जो 3 योग हैं, क्या हाँ, मूल मार्ग दृष्टि संबंध, हाँ वो ठीक है, वो देख लिया हमने। ये 3 योग बन रहे हैं, तो ये 3 योग क्या चंद्र कुंडली से भी बन रहे हैं? चलिए चंद्र कुंडली को लगाते हैं। चंद्र कुंडली में तो ये जो मंगल और चंद्रमा का संबंध है वो दिख रहा है। दूसरा, गुरु जो 2 संबंध बना रहे हैं। अब गुरु जो है वो कहाँ कहाँ के लॉर्ड हो गए? गुरु जो हो गए वो छठे के लॉर्ड हो गए और तीसरे के लॉर्ड हो गए। जहां गुरु इस कुंडली में धन दे रहे थे, वहीं चंद्र कुंडली में गुरु जो है वो त्रिसठाय हो गए। एक तरफ धन दे रहे थे, एक तरफ धन देना बंद कर दिए। इस जातिका को धन कब आएगा? मंगल और चंद्रमा की ही दशा में धन की प्राप्ति हो पाएगी। मंगल की और चंद्रमा के दशा में धन की प्राप्ति हो पाएगी। अब देखते हैं मंगल, क्या आप क्लास में अवेलेबल हैं? जी सर। जी। आपके जन्म के बाद आपके पिता की स्थिति कैसी थी? ठीक थी या कोई समस्या थी वहाँ? नहीं सर, बहुत अच्छी हो गई। बहुत अच्छी हो गई। क्यों हो गया? क्योंकि मंगल जो है वो आपकी कुंडली में ये बना रहा है, योग बना रहा है और धन योग बना रहा है, जिसके कारण उनकी स्थिति अच्छी हो गई। जो 1982 तक बिल्कुल अच्छी रही, उसमें कोई समस्या देखने को नहीं मिला। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली जो कल की क्लास होगी वो कुछ कुंडलियां जो बची हैं उस पर कल हम लोग डिस्कस करेंगे। और प्रयास रहेगा कल की जो क्लास है वो थोड़ा जल्दी प्रारंभ हो जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा समय हम आप लोगों को दे पाए। आज की कक्षा को लेकर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बताइए, मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। आप लोग सभी तो को सर, अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ बताइए, पूछिए। तो फिर कब आएगा धन अब वापस? कब आएगा? अभी जो है वो चंद्रमा, अब आपकी जो महादशा है वो नहीं हमें दिख रही है। महादशा जो है वो हमें नहीं दिख रही है। गुरु की 2000 से 2016 तक कैसी स्थिति आपकी रही, वो बताइए। 2000 से 2016 तक आप लोगों की स्थिति कैसी रही? क्योंकि उस वक्त सिर्फ गुरु बना रहे हैं, लेकिन लग्न कुंडली से ही योग बन रहा है, तो यह उतना ज्यादा पावरफुल योग नहीं है जो गुरु बना रहे हैं। और अब आपके कुंडली में धन योग की जो बात रही, तो धन योग के कोई भी ग्रह हैं, कोई भी ऐसे ग्रह नहीं है जिनका महादशा आ रहा है। अब अंतरदशा में ही निरंतर आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। जैसे अभी आपकी शनि की महादशा चल रही है, और शनि की महादशा के अंतर्गत अ, सूर्य की दस से सूर्य नहीं, चंद्रमा की दशा जो है वो 2027 से आएगी। 25/5/2025 तो 2027 से, तो 25/2/2027 के बाद आपकी जो चीजें हैं धन संबंधित वो बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न है आप लोगों का? जी सर बताइए, थोड़ा सा ये अनम्यूट कर जो लीजिए। सर वो जी दशा सर। इनकी 27 से 28 से एक साल ही रहेगी। नहीं नहीं, चंद्रमा के बाद फिर मंगल की भी दशा आएगी ना, तो मंगल भी रहेंगे। हाँ, मंगल की भी अच्छी रहेगी 2029 बताइए, तक। बताइए राहुल जी। सर ये इसमें जैसे कि हम जो देख रहे हैं अभी जैसे लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, तो इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क क्या है? लग्न आप स्वयं हैं। जी। लग्न जो है वो आप स्वयं हैं, और चंद्रमा जहाँ बैठता है वो आपका मन होता है। चंद्रमा जो है आपका मन होता है। जैसे
सूर्य बताता है, बृहद पराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत सूर्य बताता है कि आपकी उत्पत्ति क्यों हुई है, अर्थात जहां सूर्य बैठा है वह स्थान बताता है कि आपकी उत्पत्ति क्यों हुई है। जैसे इनकी कुंडली, रचिता की जो कुंडली है उस पर यदि हम बात करें तो सूर्य अष्टम में बैठा है, कहाँ का लॉर्ड होकर बैठा है, 11th का लॉर्ड होकर बैठा है, और साथ में शुक्र के साथ बैठा है। शुक्र कहाँ के लॉर्ड है, शुक्र जो है वो उसी भाव हाउस के और लग्न के लॉर्ड है। तो ये स्पष्ट रूप में कर रहा है, 8वां भाव जो है वो ओकल्ट साइंस है, ठीक है। तो यह स्पष्ट रूप में कर रहा है कि एनजीओ इन सब से जुड़कर या ओकल्ट साइंस का ही, ओकल्ट साइंस ही समझिए कि इनकी पूरे कर्म में है, या उत्पत्ति जो इनकी हुई है वो ओकल्ट साइंस इन सब चीजों को लेकर, सोशल वर्क वर्क इन सब चीजों को लेकर ही इनकी उत्पत्ति हुई है, वो सूर्य बता रहा है। चंद्रमा जो है वो इनके मन का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। और आप लोगों को पता हो, सभी ग्रहों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, सभी ग्रहों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु चंद्रमा जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं आता। अभी हम बात कर रहे हैं, यदि हम बात करते करते अहमदाबाद का नाम ले लें, तुरंत आप अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम चले जाएंगे, आप यहाँ बैठे बैठे। एक दूसरा, चंद्रमा का जो मूल जो कारक चंद्रमा होता है वो नक्षत्र से संबंधित चंद्रमा होता है। जब आपका जन्म होता है तो किसकी दशा में आपका जन्म हुआ है, कौन सा नक्षत्र अधिपति है, यह सब चंद्रमा से ही देखा जाता है। तो मूल कारण जो है वो आपके जन्म का वो चंद्रमा होता है। तो इस कारण से ही चंद्र कुंडली का विशेष महत्व दिया गया। दूसरा, नववांश कुंडली। तो नववांश कुंडली जो है वो एक अंश है, 3.20 डिग्री नववांश, 30 डिग्री का नौवा अंश, उसे नववांश कहते हैं। 3.20 डिग्री अर्थात सूक्ष्मता से किसी भी चीज का परीक्षण करना हो तो हम उसके उस भाव के नववांश को देखते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो राशि नववांश आएगा और भी चीजें आएंगी तो और सूक्ष्मता से, जैसे एक शॉर्ट में समझ लीजिए, जैसे हम केपी चार्ट में, केपी में देखते हैं नक्षत्रों पे जाकर जो सब लोड है वो सब लोड क्या कर रहे हैं, सब लोड कौन है, वैसे ही हमको यदि किसी भी चीज में डीप समझना हो तो पराशरी में हम नववांश का सहारा लेते हैं, या फिर जैसे कर्म के बारे में जानना है तो दशमांश का सहारा, यदि हमें अपनी विपासना के बारे में जानना है तो विश्वांश का सहारा, वैसे ही हम इन सब का सहारा लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि क्या डीप तक वो चीजें इसमें मौजूद हैं या फिर सिर्फ लग्न कुंडली ही दिखा रही है। ठीक है। ठीक सर। जैसे अभी जो आपने एक बोला कि जैसे सूर्य का, जैसे सूर्य इनके 8वें घर में मौजूद है, हम्म, ठीक है, लेकिन वो जैसे 11वें के स्वामी है, हम्म, तो इनके हिसाब से मतलब इनका जो प्रोफेशन या जन्म जो बोले हैं, तो जैसे कि आपने बोला ऑकल्ट साइंस है जो सोशल वर्किंग या फिर बोल सोशल वर्किंग से जुड़ा हुआ ऑकल्ट साइंस होगा ना इनका, जो भी होगा जो हम्म। जैसे 11 भाव का 11 भाव क्या है, सोशल वर्क है, वो कहाँ आया, सोशल 8वें में वर्कर। आया, ठीक है। तो सोशल हम्म वर्क कहाँ चला गया, 8वें में, तो इसे यूटिलाइज करेंगी, यह यदि यूटिलाइज हम्म करती हैं तो यह है कि भाई ज्योतिष से संबंधित या फिर सोशल वर्क से संबंधित लोगों की सेवा करेंगी, तो इससे जो है वो इनका क्या कहा जाए, इनका जो जीवन है वो बेहतर होगा। और दूसरा क्या है कि वहां सूर्य आ रहा है, सूर्य को हम कहते हैं आत्मा का कारक, आपकी उत्पत्ति क्यों हुई उसका कारण सूर्य बताता है। तो इनको उत्पत्ति का कारक है सूर्य ही है, अर्थात ज्योतिष ओकल्ट साइंस इन सब चीजों की। और आप इनसे स्वयं पूछ सकते हैं कि इनकी रुचि इसमें कितनी है। जब मैंने क्लास को प्रारंभ भी नहीं किया था उससे पहले ही इन्होंने बताया था कि भाई जब भी हम क्लास प्रारंभ करेंगे तो इन्हें उस कक्षा में स्थान दिया जाए। सर एक चंद्रमा क्वेश्चन है। जो है, एक मिनट, चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, मन का कारक जी। है। तो जहां चंद्रमा बैठा है आप ऐसे देख सकते हैं, चंद्रमा जहां बैठा होगा, जिस भाव में बैठा होगा, जैसे इसे हम लग्न बना लेते हैं, एक मिनट। हाँ, चंद्रमा कहाँ इनके कुंडली में बैठा है, 12वें भाव में बैठा 12वें है। भाव में। हम्म खर्च, खर्च, दान, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों पे इनका फोकस रहता होगा, इन सब चीजों में इनका मन लगा रहता होगा कि दान करना है, या फिर जो खर्चे हो रहे हैं या तो वो क्यों हो रहे हैं,
या तो खर्चे को रोकना चाहिए या खर्च करना चाहिए, इन पे ही इनका फोकस रहता होगा। क्योंकि चंद्रमा है, मन वहां बैठा है, बुद्ध जहां रहेगा वहां आपकी बुद्धि रहेगी, बुद्ध जहां है वहां आपकी बुद्धि रहेगी। वैसे ही आगे जब बढ़ते चलेंगे तो आगे और चर्चाएं होंगी, क्योंकि सबके अपने अपने गुण होते हैं, सबके अपने अपने तत्व होते हैं। चंद्रमा जल तत्व है, गुरु जो है वो स्पेस एलिमेंट है। वैसे ही सबके अपने अपने तत्व होते हैं, सबके अपने अपने गुण धर्म होते हैं, सबके अपने वर्ण होते हैं। जैसे चंद्रमा जो है ना वो वैश्य है, चंद्रमा है वो वैश्य है, वैश्य वर्ण में आता है। तो चंद्रमा वहां बैठा है तो यह क्या बता रहा है, 12वें भाव में चंद्रमा बैठ के क्या बता रहा है, इनपुट क्या कहते हैं हम लोग, आय और व्यय। और दूसरा क्या है कि कहीं से हम किसी सामान को लिए और फिर उसे कहीं दूसरे जगह डिलीवर कर दिए, भाई लिए और बेचे, यही मेरा काम, और इसमें कोई दूसरा काम नहीं। तो वैसे वैसे काम भी यह कराएगा। कैसे कराएगा, विदेश के द्वारा कराएगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो वैश्य का कारक है, इसका दशम भाव से कोई संपर्क नहीं है, तब तो भी यह कराएगा। क्यों, क्योंकि चंद्रमा खुद कारक जो है वो वैश्य है, गुण उसका जो है वो वैश्य है, वर्ण है जो वो वैश्य है। अब गुरु, गुरु इनका 9th हाउस में बैठा है, गुरु जो है वो ब्राह्मण वर्ण का है, तो पूजा पाठ इन सब चीजों से इनकी जो है वो अलग ही आस्था रहेगी, क्योंकि ब्राह्मण वर्ण और खुद अपने ही स्थान में जाकर वहां बैठा है, जो बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है किसी भी कुंडली के अंतर्गत। सूर्य जो है वो क्षत्रिय है, सूर्य जो है वो वर्ण में क्या है, क्षत्रिय है। क्षत्रिय। हाँ, उसके जो गुण है, तत्व जो हैं, जैसे सात्विक, राजस और तामस, तीन जो हैं वो गुण हैं। तो उसमें से जो सूर्य है जो राजस है, राजसी जीवन जीता है। शुक्र जो है वो राजस है, राजसी जीवन जीता है। ठीक है, वो कहाँ बैठा है, 7वें भाव में बैठा है। तो इनके जो पति, उनके 7वां भाव पति है, 8वां भाव ससुराल है। 7वें भाव को मत कहिएगा कि वो ससुराल है, 8वां भाव ससुराल है। 7वां भाव जो है वो सिर्फ पति को और जीवन साथी को, सिर्फ दाम्पत्य जीवन को ही वो कंसिडर कर रहा है। तो इनके जो पति होंगे वो, उनका जो जीवन होगा वो क्षत्रिय ऐसा होगा, राजसी होगा। कहीं ना कहीं उनके काम में भी एक क्षत्रियपन दिख, क्षत्रिय का एक जो एक लक्षण होता है वो दिख जाएगा। ठीक है, जी। प्रवीण लता जी बताइए। हाँ जी सर, मैं ये कह रही थी जैसे 6 लगन की कुंडली हो, लगन ठीक में है। 6, हाँ, ठीक है, और सूरज है 8th हाउस में। 6 लगने की कुंडली है, सूर्य 8वें भाव में है। 8वें भाव में ठीक है, है। तो ये 12वें का स्वामी हो गया ना। हम्म तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि इसकी उत्पत्ति ऑकल्ट के लिए है, कैसे है? इसकी उत्पत्ति क्यों हुई है, हाँ जी। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ओकल्य के लिए तो ही है। 12वां भाव क्या है, मोक्ष है, 4 8 12 मोक्ष का स्थान होता है। बिल्कुल। हाँ, तो इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो 12वें भाव से संबंधित और 8वें भाव से संबंधित। 8वां भाव ज्योतिष है, 12वां भाव मोक्ष है। तो इससे हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि भाई मोक्ष की प्राप्ति, और 12वां भाव जो है, माफ कीजिएगा, 8वां भाव जो है वो ज्योतिष है। तो इनसे संबंधित इनका जो है वो कार्य होना चाहिए, जिनके कार्य इनकी उत्पत्ति हुई है। वो ये काम जरूर करेंगे ऑकल्ट का। हाँ, निश्चित ओकल ऑकल्ट का का करने से काम। मोक्ष की प्राप्ति हाँ, होगी। निश्चित। ठीक है, थैंक यू सर। विक्रम जी बताइए। गुरुजी मेरा एक ना जनरल प्रश्न था कि जैसे बताइए। किसी जातक की कुंडली देख के ये पता चल सकता है कि वो जातक कौन से प्लेनेट या हाउस से रिलेटेड ही अपना प्रोफेशन कर रहा होगा अभी। कई बार कुछ लोग निश्चित। जांचने के लिए करते हैं। हाँ हाँ, निश्चित। जैसे अभी एक प्रश्न हम डाले थे अभी अपने ग्रुप में ही, उसमें ग्रुप में आप लोगों का नाम डिटेल लिखा हुआ था, उसके नीचे एक लिखा हुआ था कि आपका प्रोफेशन क्या है। जी। जैसे वर्ण, पहले वर्ण को समझ लीजिए ग्रहों के। किन्हीं के पास से बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, कृपया माइक को बंद कर लीजिए। वर्ण की बात करें, गुरु और शुक्र जो हैं, गुरु और शुक्र जो हैं वो ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। सूर्य और मंगल जो हैं वो क्षत्रिय में आते हैं। ठीक। चंद्रमा और बुध जो हैं वो कहाँ आ बस। जाते हैं, आपके
वैश्य में आ जाते हैं। फिर बच गए कौन, शनि, राहु और केतु, ये जो है वो शूद्र में आ जाते हैं। ठीक। तो उसके दसम भाव में जैसे ग्रह बैठे होंगे या जैसे ग्रहों की दृष्टियां दसम भाव पे होगी, वैसे ही वह कर्म करेगा। जैसे इस कुंडली को हम लेते हैं, यह जो कुंडली आप लोगों को दिख रही है, लग्न में शनि बैठे हैं, मेष लग्न की कुंडली है। इसमें दसम भाव को देखिए। दसम भाव क्या है, दसम भाव में कोई ग्रह नहीं है, उसका लॉर्डशिप शनि के पास है और शनि की दृष्टि भी जा रही है। तो यह जो जातक है वह जो भी काम करेगा वो कहीं ना कहीं सेवा से जुड़ा होगा, सर्वेंट से जुड़ा होगा, सेवा से जुड़ा होगा। क्योंकि शनि का काम है सेवा देना, शनि का काम है सेवा देना, नौकरी का कारक शनि होता है, तो शनि का काम जो है वो सेवा देना है, तो ये किसी न किसी प्रकार से सेवा देगा। एक कोई भी काम करे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है तो भी ये सेवा देगा। तो इससे क्या, इसके वर्ण में है वो, इसे देख किसी न किसी प्रकार आपको यह दिखेगा। वैसे ही कोई व्यक्ति आपके पास आकर पूछता है कि भाई मेरा प्रोफेशन क्या होगा, तो आप उससे 10 मिनट आधे घंटे बात कर लो, और बात करते आप उससे ये मत पूछो कि भाई आपका काम क्या है। जब आप बात कर रहे हैं उससे ना, तो उसके अंतर्गत ही उसके बिहेवियर से, उसके जो उसका बिहेवियर होगा, जो उसका बोलचाल होगा, वो स्वयं बता देगा कि भाई ये 4 वर्णों में से कोई एक है। ये तो वर्ण की बात हो गई। उसके बाद आता है राजस, तामस और सात्विक। ये 3 गुण होते हैं, और इन तीनों गुण के अंतर्गत ही, जैसे सूर्य है और शुक्र है, एक बहुत बड़ी एक भूमिका देखिए। गुण, माफ करना, वर्ण, वर्ण में गुरु और शुक्र, ब्राह्मण वर्ण, ठीक है। परंतु जैसे ही हम आ गए गुण में, गुण में क्या हो गया, सूर्य और शुक्र जो है वो आ गए राजस में, गुरु हट गए, गुरु अलग चले गए, शुक्र और सूर्य जो है वो राजस में आ गए। अब जिसका शुक्र और सूर्य का संबंध दसम भाव से होगा, वह अपने काम में राजसी लाता होगा। भाई अरे यार तुम थोड़ा कर दे, मैं थोड़ा कुछ काम कर रहा हूँ, वो क्या है, राजसी है। वो बैठा है फिर भी करा नहीं, तुम कर दे, वो किसी और से काम कराएगा, अपना खुद नहीं करेगा, क्योंकि वो राजसी गुण है। शुक्र क्या है, राजसी है। तो उसके बिहेवियर से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो है वो राजसी है। शनि, शनि का काम है सेवा देना, ये खुद प्रयास करेगा कि सभी काम को मैं खुद करूं, मेरा और कोई काम कोई ना करे। तो इन सब से इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, और आगे की जो कक्षा आ रही है उन सब सभी कक्षा में अलग अलग चीजों पे बातचीत हमारी होती रहेगी। और प्रयास तो हमारा यही है, यह जो पराशर की कक्षा है वो तो अभी बहुत दिनों तक चलेगी आप लोगों की। और प्रयास है कि जब तक इसे हम अच्छे से नहीं आप लोग समझ लें, आप लोग क्या, जब तक हम इन सब चीजों को अच्छे से नहीं समझ लें तब तक अच्छा चलती रहेगी। आप लोगों का और कोई प्रश्न? सर वर्ण क्लियर कर दीजिए जरा, गुरु और शुक्र को क्या बोला आपने? गुरु और शुक्र जो हैं वो ब्राह्मण वर्ण हैं। ब्रह्मा हाँ जी। सूर्य और मंगल? सूर्य और क्षत्रिय मंगल वर्ण जो है। हैं वो क्षत्रिय हैं। और चंद्र के साथ क्या बोला था? चंद्रमा चंद्र और और बुध। बुध वैश्य हैं। चंद्रमा हाँ और जी, बुध ये वैश्य हैं। वैश्य, ठीक है। हाँ, शनि और राहु केतु शनि, जो है वो शुक्र राहु हैं। केतु शुक्र हैं। क्या है ये? राहु केतु शुक्र 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 हैं। शुक्र शुक्र। तो शुद्ध, जैसे ठीक है सर। जैसे विक्रम जी आपका प्रश्न आया है, अगर 10th हाउस में ज्यादा प्लैनेट का प्रभाव हो तो फिर, अगर 10th हाउस में ज्यादा प्लैनेट का प्रभाव हो तो फिर यदि ज्यादा प्लैनेट का प्रभाव हो तो फिर उसमें डिग्री जिसकी ज्यादा होगी वो उस प्लैनेट ऐसा उसका बिहेवियर होगा। डिग्री ज्यादा, जैसे देखिए जो वृषभ लग्न का जातक है उसका जो ए है ना पीछे, ये वाला थोड़ा चौड़ा होगा, जो वृषभ लग्न का है। जो मेष लग्न का जातक है उसकी थोड़ी लंबाई जो है वो थोड़ी एवरेज से थोड़ा ऊपर जा सकता है। तो वैसे ही ज्यादा ग्रह यदि मौजूद हो दसम भाव में या कोई भी भाव में, जैसे एक दिन हम लोग बात कर रहे थे राहुल जी के कुंडली पे, तो राहुल जी की जो कुंडली थी उसमें 4 या 5 ग्रह जो हैं वो मौजूद हैं एक ही भाव में। ठीक है, ये रही सामने। हाँ,
तो इसमें चर्चा हम लगन में ही लोग है। चल रही थी, लग्न में ही है। तो लग्न को कितने, शुक्र, गुरु, केतु, सूर्य, ये चार चार ग्रह जो हैं वो देख रहे हैं। तो अब इस स्थिति में आप देखिए कि भाई क्या हो सकता है। चार चार ग्रह यदि एक व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालेंगे तो उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी। तो सबसे पहले देखिए किसकी डिग्री सबसे ज्यादा है, तो सूर्य की डिग्री सबसे ज्यादा है। तो सूर्य की डिग्री अर्थात दूसरे का स्वामी लग्न में आ गया है, अर्थात इनका परिवार, इनका पैसा, इनका कुटुंब, इनका संस्कार इनको कंट्रोल करता है। अर्थात उनकी ही सारी चीजें इनमें है, जैसा इनका परिवार है वैसे ही ये हैं, जैसे इनके पिता और माता का संस्कार है वैसे ही ये हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सूर्य जो है वो यहाँ पे आ रहा है। शुक्र, गुरु, केतु, इन सब चीजों की थोड़ी थोड़ी भूमिका रहेगी। जैसे शुक्र, शुक्र कहाँ का मालिक है, चौथे का मालिक है। जो इंस्टेंट फैमिली, जिस परिवार के साथ यह रहते हैं उसका भी थोड़ा प्रभाव इनके ऊपर रहेगा। फिर शुक्र की एक और राशि कहाँ है, 11वें में। तो 11वां क्या है, सोशल सोशल एक्टिविटी है, फ्रेंड है। तो इनके फ्रेंड का भी प्रभाव इनके ऊपर रहेगा। गुरु, गुरु कहाँ के लॉर्ड हैं, गुरु छठे के लॉर्ड हैं। और साथ में कहाँ के लॉर्ड हैं गुरु, 9th के। 9th के लॉर्ड। तो 9। इनके पिता का प्रभाव रहेगा, और पिता के प्रभाव के साथ साथ इनका जो प्रभाव है, इनके शत्रुओं का भी प्रभाव इनके ऊपर रहेगा। प्रभावी नहीं रहेंगे, प्रभाव रहेगा। इन दोनों में अंतर है, शब्द जो है दोनों अलग अलग है, प्रभावी अलग है, प्रभाव अलग है। तो लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो सूर्य का रहेगा, इनके परिवार का रहेगा। केतु, केतु की जो राशि है वो कौन सी है, 8वीं राशि है। तो केतु वहां बैठा है, तो इनकी शिक्षा का भी प्रभाव इनके ऊपर रहेगा। इनके संतान का भी रहेगा। हाँ, इनके संतान का भी रहेगा, परंतु फिर इन वही पर है तो कि सभी सबसे, का ही हाँ इन पर तो सभी सभी का ही का प्रभाव है, रहेगा। सभी का है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव है, ये सब जो है 100 में से 80% प्रभाव जो है वो सूर्य के हैं, इनके घर के प्रभाव हैं। 20% जो है वो इधर आसपास के प्रभाव है बस। ठीक है। तो वैसे ही कंसिडर करना है, जहां ज्यादा ग्रह हैं उन्हें हम ऐसे ही लेके चलेंगे। ठीक है सर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में, कल की जो कक्षा रहेगी उसमें इसी विषय पर बातचीत होगी और अलग कुंडलियों पे भी हम चर्चा करेंगे। सभी को शुभ रात्रि, जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे सर।